भारत ने फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए। जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। कि फिर हम ऐसा करेंगे कि हम इजराइल और इसके अलावा वो तमाम कंट्रीज, रशिया, उनको हम फिर मना करेंगे, इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, उन कंट्रीज को जाकर कहेंगे कि उनको मना कर देंगे कि वो भारत को कोई भी हथियार ना दे। मुझे ये बात बड़ी मज़ाक़ा खेज लगी। इसकी वजह ये है कि आप जब ये बात करते हैं तो इसराइल से तो आपके ताल्लुकात ही नहीं। आप इसराइल को कैसे मना कर सकते हैं कि वो भारत को कोई हथियार ना दे या उनसे ताल्लुक। भारत और इसराइल के तो बहुत ही अच्छे से भारतीय ताल्लुकात है। जो है इंडिया एक ग्लोबल जो है ना, उसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिया में हो चुकी हैं। अमेरिका की यूरोपियन यूनियन थी, तो वो भी चाहते हैं कि जनाब, वो जब नहीं भी होती थी तो मानते थे 30 साल पहले। तो अब तो बात समझ में आती है कि अब तो मजबूरी बन गया इंडिया उनकी। भारत ने फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए इसलिए था क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। फ्रांस जो है वो 14 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है। अब उसके पास बहुत से ऐसे राइट्स होंगे जिनको वो इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कर सकता है। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब रह चुके हैं। अगर आप रीसेंट पास में देखिए तो टीएलपी ने जो फ्रांस और उसके एम्बेसडर को निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान में, उसके बाद और उस दौरान हमने देखा कि फ्रांस के जो एम्बेसडर्स थे उनकी तरफ से, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कुछ इस तरह की बातें की गई और जवाब दिया गया पाकिस्तान को। तो कोई रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये सवाल जो उठाया है कि क्योंकि एक तो फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी आ गई, वो ये कर सकता है। अगर ये फैसला कर ले फ्रांस एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंसी उसके पास है, तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहां से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था कि ये बात होनी चाहिए। और ये लास्ट मंथ की बात है, यानी ये कि दिसंबर में ये टॉक्स हुई थी और उस दौरान भारत ने ये सवाल फ्रांस के सामने रखा था और उन टॉक्स के दौरान ये एक पॉइंट भी डिस्कस हुआ था कि वो ये चाहता है भारत कि ये पाबंदी लगाई जाए। अब भारत का वहां पर कहना ये था और ये कहना है कि इंडिया ये इसलिए चाहता है क्योंकि इंडिया खास तौर पर जम्मू और कश्मीर की बात की गई है भारत की तरफ से कि वहां पर जो दहशतगर्दी होती है उसके ऊपर भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि पाकिस्तान से वहां पर दहशतगर्दी की जाती है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ जो हथियार मिले हैं, जो दहशतगर्द मिले हैं, उनसे जो हथियार मिले हैं वो यूरोपियन साख्त के हैं, यानी वो यूरोप से ही प्रोवाइड किए गए। तो क्योंकि पाकिस्तान को इटली की तरफ से एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि अगर सबसे बड़ा डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइडर यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई पाकिस्तान के लिए है तो वो इटली है। इटली की तरफ से काफ़ी डिफेंस सपोर्ट पाकिस्तान को मिलती है। अगर हम वेपन्स के तौर पर या हथियारों के तौर पर बात करें, वो थी $194.15 मिलियन। लेकिन 2018 में ये 194 मिलियन से बढ़कर $762 मिलियन वो हो चुकी है। तो ऑब्वियसली ये भी इंडिया के जानता है, इंडिया उसकी नज़र में ये बात है कि इटली की तरफ से पाकिस्तान को ये सपोर्ट की जाती है, या ये आप कह लीजिए कि डिफेंस के जो हथियार अपने उसके लिए वो लेता है पाकिस्तान, वो इटली से लेता है। इनके ऊपर बैन लगाया जाए क्योंकि वहाँ से जो हथियार मिलते हैं वो इस तरह के मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान वो तमाम हथियार जो इन कंट्रीज से लेता है वो वहाँ पर इस्तेमाल करता है दहशतगर्दी के तौर पर। ये कहना है इंडिया का। कि इससे पहले पास्ट में भी ईयू ने इंडिया को ये एश्योरेंस दी थी, ये एश्योर करवाया था कि पाकिस्तान को जो हथियार दिए जाते हैं या पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से जो हथियार लेता है उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, बैन लगा दिया जाएगा। पहले भी एश्योरेंस दी जा चुकी है, लेकिन अब उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद क्योंकि नहीं हो सका और यूरोपीय यूनियन ने ये कहने के बावजूद ऐसा नहीं करके दिखाया, तो फिर भारत को एक मरतबा फिर ये सवाल उठाना पड़ा। उसने कहा कि अगर पहले ये नहीं किया तो अब आपको ये करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो क्या है, इसके नतीजे में ये होगा कि पाकिस्तान का जो तमाम बोझ है, अगर हम कह लें कि जो हथियारों की हम बात करें, वो चाइना की तरफ हो जाएगा। पाकिस्तान का रुख, पाकिस्तान का मुंह चाइना की तरफ हो जाएगा। वैसे तो खैर हमारा मुंह वैसे ही चाइना की तरफ है, लेकिन उसके बाद हम फिर ये सपोर्ट के लिए भी चाइना की तरफ देखेंगे। चलिए फर्ज कीजिए कि एक ये बात की जाए कि
इसके बाद पाकिस्तान भी एक कैंपेन चलाए और पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से ये कहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान इस बात को काउंटर करे और कहे कि देखिए हमारे आपके साथ ताल्लुकात जो है वो अपनी जगह पर, भारत के आपके साथ ताल्लुकात अपनी जगह पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो फ्रांस के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो हम किस मुंह से उसको ये कहेंगे। फिर एक और बात जो कि पता नहीं वो की जा सकती है या नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे ये भी पढ़ने को मिला कि फिर हम ऐसा करेंगे कि हम इजराइल और इसके अलावा वो तमाम कंट्रीज, रशिया, उनको हम फिर मना करेंगे। अब हम उनके इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, उन कंट्रीज को जाकर कहेंगे कि उनको मना कर देंगे कि वो भारत को कोई भी हथियार ना दे। मुझे ये बात बड़ी मज़ाक़ा खेज लगी। इसकी वजह यह है कि आप जब ये बात करते हैं तो इसराइल से तो आपके ताल्लुकात ही नहीं, आप इसराइल को कैसे मना कर सकते हैं कि वो भारत को कोई हथियार ना दे या उनसे ताल्लुक। भारत और इसराइल के तो बहुत ही अच्छे से वार्ता ताल्लुकात है और उनका तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो होते हैं, तिजारत भी होती है, सब कुछ। आप उनको कैसे मना कर सकते हैं? तब एक तो ये कि आप उनको कह ही नहीं सकते, वो कहेंगे आपके तो हमारे साथ ताल्लुकात ही नहीं, आप तो हमें जो जो कुछ कहते हैं वो यहूदो नसारा से लेकर और काफिरों तक, तो आप हमें कैसे मुंह उठा के ये बात कर सकते हैं? ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, फिर हम रशिया को कैसे कहेंगे? रशिया के साथ चलिए इसराइल जितने नहीं, लेकिन ताल्लुकात कोई अच्छे तो नहीं है कि हम। और रशिया तो ये बात सुनने को इसलिए भी तैयार नहीं होगा कि रशिया इंडिया को हथियार फराहम करने वाला तो बहुत बड़ा मुल्क है। अभी जो S-400 की बात हुई, जो उनको दिए प्रोवाइड, किसने दिए? और एक और बात ये कि प्यूटन अभी तो इंडिया से होकर गए हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो पाकिस्तान भी उनको बुला सकता था कि वो चलिए इधर भी जरा होते चले जाएं, एक चक्कर लगा लें, और अगर उस वक्त उस तरफ से जाते हुए नहीं लगाया तो अब आ जाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं, क्योंकि हमारे इटली, जो मैंने बात की कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा वो फ्राहम करता है, तो ये भी बात याद रखिएगा, इंडिया और इटली के ताल्लुकात मजीद अच्छे हो गए हैं। बल्कि अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पूरी दुनिया के लीडर्स शामिल हुए थे, उसमें इंडिया और इटली के बीच जो टॉक्स हैं वो एक मरतबा फिर हुई थी और उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी सामने आए थे जो दोनों मुल्क शुरू कर रहे हैं। तो मसला ये कि वो तो ऐसे तमाम कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस बढ़ा रहे हैं जिनके पाकिस्तान से अच्छे हैं, लेकिन जिन कंट्रीज़ के रिलेशंस इंडिया के साथ हैं उनसे पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं। लेकिन इजराइल से लेकर रशिया तक वो तमाम कंट्रीज जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान उनकी गुड बुक्स में नहीं है, पाकिस्तान उनसे रिलेशन नहीं रख पाता। चूंकि यूरोपियन यूनियन की जो चेयरमैनशिप है वो फ्रांस के पास है, अगर तो फ्रांस उनकी ये बात मान लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि अब उनको यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई भी वेपन नहीं मिलेगा। फॉल्ट थोड़ी सी हमें भी है कि हमने अपने आप को अपने रिनाउंड नहीं किया जो हमें कहना चाहिए। इंडिया जो है, इंडिया एक ग्लोबल जो है ना, उसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। और कोई भी चीज़ ले लें आप, मेडिसिन से लेकर छोटी से बड़ी चीज़, वो इंडिया हर किसी को प्रोड्यूस करके दे रहा है। जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। अपने वेपन्स खुद बनाएं, खुद मैन्युफैक्चर करें, तभी बेस्ट काम। हम लोग तो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आज मुझे लगता है कि हर चीज़ ही हमारे मुल्क की जो है वो चाइना से इम्पोर्ट हो रही है। इंडिया तो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन। इंडिया जो है अब एक डेवलपिंग कंट्री से अब वो डेवलप्ड नेशन में दाखिल हो रहा है। तो हम लोग, अब बात ये है कि उसकी कोई $200-250 बिलियन की उसकी हो चुकी है एक्सपोर्ट। अब सारी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, सारी दुनिया की तरफ दौड़ के जो है वो यहाँ आकर, इंडिया आकर जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन है एक तो। सो इंडिया को तो EU के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और उनके साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, वो बहुत बड़े मुल्क हैं। लेकिन अब क्योंकि इंडिया भी एक बड़ा मुल्क हो गया है, तो पहले वो उनकी बात मानता था, उनको क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिया में हो चुकी हैं। अमेरिका की यूरोपियन यूनियन थी, तो वो भी चाहते हैं कि जनाब, वो जब नहीं भी होती थी तो मानते थे 30 साल पहले। तो अब तो बात समझ में आती है कि अब तो मजबूरी बन गया इंडिया उनकी